हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम 11th क्लास के चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर जो भी अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स, और उसमें सबसे पहली टर्म है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट रेफर्स टू अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रिलेवेंट ट्रांजैक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, अकाउंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। हज़ारों ट्रांजैक्शंस हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो हम अकाउंट के अंदर क्या करते हैं कि सभी ट्रांजैक्शंस का एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। सो बेसिकली अकाउंट क्या है? अकाउंट वो समराइज रिकॉर्ड है जिसमें ट्रांजैक्शंस जो किसी एक पर्टिकुलर हेड या प्लेस से जुड़ी हुई है उनको हम क्या करते हैं, एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। किसी भी अकाउंट की दो साइड होंगी। जैसे सपोज़ करो मैं अगर आपको एक फॉर्मेट ड्रॉ करता हूँ तो अकाउंट्स में दो साइड होती हैं, और एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ठीक है, ये अमाउंट का कॉलम होगा, ये पर्टिकुलर्स, और ये भी अमाउंट का कॉलम, इधर पर्टिकुलर्स। तो बेसिकली ये जो लेफ़्ट पार्ट है इसको डेबिट साइड कहा जाता है, और जो राइट हैंड साइड पार्ट है इसको क्रेडिट साइड कहा जाता है। ठीक है। सो किसी भी पर्सन से, सपोज़ करो राम, अगर हमने ये राम का अकाउंट बनाया तो राम से जुड़ी हुई जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी हम सब इसी हेड के अंदर लिखेंगे। सो बेसिकली अकाउंट क्या है? एक समराइज रिकॉर्ड जिसके अंदर हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है बेसिकली पूंजी या वो पैसा जो मैंने बिजनेस में लगाया। ठीक है। सपोज़ करो मेरे को कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उस बिज़नेस को स्टार्ट करते वक्त जो भी पैसा मैं अपने बिज़नेस में लगाऊंगा वो मेरा क्या कहलाएगा? कैपिटल। ठीक है। सो कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज़ नोन एज कैपिटल। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एनी एसेट। हो सकता है मैं उसको पैसे के रूप में ही बिज़नेस में इन्वेस्ट करूं, या उसको मैं एसेट के तौर पे भी लगा सकता हूं। बेटा कैपिटल को भी दो कैटेगरी में डाला जाता है, एक ओपनिंग कैपिटल और एक क्लोजिंग कैपिटल, और एक होता है हमारा एडिशनल कैपिटल। ये आगे जाके हम सीखेंगे। बट ओपनिंग कैपिटल क्या होता है कि जो कैपिटल मैं अपने अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में, यानी 1 अप्रैल को है मेरे पास, मेरा ओपनिंग होगा, और वो कैपिटल जो मेरे पास साल के अंत में बची है 31 मार्च को, वो मेरी क्लोजिंग कैपिटल होगी। और एडिशनल कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो कैपिटल जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल रिक्वायरमेंट के चलते, अगर मुझे पैसे की और ज़रूरत पड़ी बिज़नेस में लगाने के लिए, तो जो मैं साल के बीच में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ उसको क्या नाम दिया जाता है? एडिशनल कैपिटल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज़ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होगा? ड्राइंग का मतलब होता है, यहाँ 11th क्लास में ड्राइंग का मतलब अकाउंट्स में कुछ और होगा। ड्राइंग का मतलब अब तक हम पेंटिंग समझते थे, बट यहाँ ड्राइंग का मतलब होता है अमाउंट या कुछ भी सामान या कोई भी पैसा अगर आप बिज़नेस से अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकाल लेते हैं, खुद के यूज़ के लिए, तो उसको ड्राइंग कहा जाता है। ठीक है। सपोज़ करो आप अपनी दुकान पे बैठे हैं और आपने दुकान के अपने कैश काउंटर से क्या किया है, अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी देने के लिए 5,000 रुपये निकाल लिए। तो उसका पर्पस क्या है? बर्थडे पार्टी, जो कि एक बिज़नेस पर्पस तो नहीं हो सकता, वो आपका क्या है? पर्सनल पर्पस। तो कोई भी ऐसा पैसा, चाहे आप सामान निकालें या पैसा निकालें किसी भी बिज़नेस से, अगर खुद के पर्पस के लिए निकालते हैं तो वो ड्राइंग कहलाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। नेक्स्ट इज़ एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है बेटा संपत्ति, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे आपका राइट है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं बिना किसी की रुकावट के, बिना किसी के इंटरफेरेंस के। ठीक है। तो उसको क्या नाम दिया जाता है? एसेट्स। तो एसेट्स आर द वैल्यूएबल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ एन एंटरप्राइज यूजफुल इन ऑपरेशंस।
तो एसेट्स क्या है, वो प्रॉपर्टी और वो लीगल राइट जिनको आप यूज़ करेंगे। एसेट्स को बेटा बेसिकली दो कैटेगरी में डाला गया है, पहला करंट एसेट्स, दूसरा नॉन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं बेटा। यहाँ करंट का मतलब होता है पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है, 12 मंथ्स। तो वो सारी एसेट्स, जो एसेट्स हम एक शॉर्ट पीरियड के लिए अपने बिजनेस में रखते हैं और उस शॉर्ट पीरियड के बाद वो कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो शॉर्ट पीरियड कितना होगा, 12 महीने या एक अकाउंटिंग पीरियड। तो वो सारी एसेट जिनका बेनिफिट हमें 1 साल तक मिलता है उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं। जैसे हमारा स्टॉक हो गया, हमारे डेटर्स हो गए जो देनदार हैं पैसे देंगे, या मेरा कैश का बैलेंस हो गया, बिल रिसीवेबल हो गए। दूसरा होता है बेटा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जो करंट नेचर की नहीं है, मतलब जिनको मैं अपने बिजनेस में एक लॉन्गर पीरियड के लिए रखने वाला हूँ। तो वो सारी एसेट जो मैं एक बिज़नेस में 1 साल से ज़्यादा के लिए रखने वाला हूँ, जिनका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा, या उनको मैंने एज अ इन्वेस्टमेंट अपने बिज़नेस में रखा है, तो वो मेरी नॉन करंट एसेट्स कहलाती हैं। तो मेरे बिज़नेस की जो भी नॉन करंट एसेट्स होती हैं, मैंने उनको 2 कैटेगरी में डाला है, एक टेंजेबल एसेट्स और दूसरा इंटेंजेबल। बेटा टेंजेबल एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट जिनको मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, यानी वो सारी एसेट जिनका कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस है, जिनकी कोई शेप या साइज़ है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब क्या है, इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, टेंजेबल एसेट्स। दूसरा होता है बेटा इंटेंजेबल। इंटेंजेबल मतलब अदृश्यनीय, जिनको देखा नहीं जा सकता, जिनकी कोई फिज़िकल शेप नहीं होती, उनको केवल महसूस किया जा सकता है। दे कैन बी फेल्ट। जैसे किसी व्यक्ति की गुडविल, प्रसिद्धि, किसी बिजनेस का बहुत अच्छा नाम है, कोई पेटेंट्स हो गए, कोई ट्रेडमार्क हो गए, आपके अधिकार हो गए, तो वो दिखते नहीं हैं, वो सिर्फ महसूस किए जाते हैं, तो उनको क्या नाम दिया जाता है, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टर्म है हमारी लायबिलिटीज़। क्या, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होगा, लायबिलिटीज़ का मतलब होता है बेटा दायित्व, ऑब्लिगेशन टू पे। ये क्या है, ये वो ऑब्लिगेशंस होते हैं या वो कर्जे होते हैं जो हमें किसी को पे करने होते हैं फ्यूचर में। तो लायबिलिटी का मतलब बेसिकली क्या, कर्ज या दायित्व जो मुझे किसी को पे करना है। और हमारी जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उनको हमने 2 कैटेगरी में यहाँ डिवाइड किया है। पहली करंट लायबिलिटीज़, दूसरी नॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटी का मतलब हो गया फिर से वही सारी लायबिलिटीज़ जिनकी 12 महीने के अंदर अंदर हमें पेमेंट करनी होगी। तो वो सारी लायबिलिटीज़ जिनकी पेमेंट हमें 1 साल के अंदर अंदर करनी होती है वो मेरी करंट लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। और वो लायबिलिटीज़ जिनकी पेमेंट मुझे 1 साल के बाद करनी होती है वो मेरी नॉन करंट लायबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल बैंक लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गए, मॉर्गेज लोन हो गया। मॉर्गेज लोन मतलब कुछ गिरवी रख के, ठीक है, मॉर्गेज लोन। और नेक्स्ट इज़ रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब क्या होगा, रिसिप्ट का मतलब होता है बेटा बेसिकली अमाउंट टू बी रिसीव और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो बिज़नेस में पैसा मुझे मिलने वाला है, जो पैसा मुझे रिसीव होगा, क्योंकि या तो मैंने कुछ गुड्स को बेचा होगा या सर्विसेज को बेचा होगा। और जो मेरी रिसिप्ट होती हैं उनको बेटा हमने 2 कैटेगरी में डाला हुआ है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, वो रिसिप्ट जो मुझे डे टू डे बेसिस पे रिसीव होती हैं। सो फॉर एग्जांपल सपोज़ करो किसी व्यक्ति ने कोई
बिज़नेस स्टार्ट किया, सपोज़ करो उस कोई चाय की शॉप खोली, टी शॉप, ठीक है। तो उस टी शॉप को खोलने के बाद उसको जो डेली बेसिस पे वो जो जितने भी उसके टी के कप्स बिकते होंगे, जो उसकी सेल होती होगी, उस सेल से जो भी उसको अर्निंग होगी वो उसकी क्या होगी, रेवेन्यू रिसिप्ट होगी, ठीक है। 50 कप चाय बेचता है पूरे दिन में, 50 कप चाय से जो उसको अर्निंग होगी वो रेवेन्यू अर्निंग होगी। बेसिकली बेटा रेवेन्यू अर्निंग का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो हमें अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को बेच के डेली बेसिस पे रिसीव होती हैं। ये रैकरिंग इन नेचर होती है। रैकरिंग इन नेचर का मतलब होता है जो रेगुलर हैं, रेगुलर नेचर की इनकम है, हमेशा आपको मिलती रहेगी। वहीं कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं जो बेटा हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, ये जो बिज़नेस की एसेट्स को बेच के हमें रिसीव होती हैं। सपोज़ करो आप उस चाय की जगह किसी दिन अपना चाय का भगोना बेच देते हैं या आप अपनी गैस स्टोव बेच देते हैं, तो उससे जो अर्निंग होगी, क्योंकि वो आपकी एसेट थी, उसको बेच के जो आपको अर्निंग रिसिप्ट होगी उसको कैपिटल रिसिप्ट कहा जाएगा। ठीक है बेटा, फ़र्क समझ में आया कैपिटल और रेवेन्यू का। कैपिटल अर्निंग वो अर्निंग होती है जो डेली बेसिस पे मिलती है, और रेवेन्यू अर्निंग कैपिटल अर्निंग जो कभी कभी मिलती हैं एसेट्स को बेच के, और रेवेन्यू अर्निंग जो हमें डेली बेसिस पे रिसीव होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस रेफर्स टू द कॉस्ट और इनकर्ड और बाय अ बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू। पैसा कमाने के लिए जो खर्चा आप करते हैं वो एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे बिज़नेस चलाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर हम चला रहे हैं जिसमें से हमें लोगों को रेंट देना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है, तनख्वाह देनी पड़ती है, तो वो क्या है वो मेरा एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है, अब एक्सपेंसेस को भी दो कैटेगरी में डाला गया है, पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होगा पहले समझ लेते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कोई वो पैसा जो आपने खर्च किया है किसी एसेट को परचेज़ करने में या किसी लायबिलिटी को पेमेंट करने में। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज़ करो आपने कोई कार परचेज़ की, तो आपने एक एसेट एक्वायर की है, तो उसके ऊपर जो खर्चा किया है वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर। और इसी एक्सपेंडिचर को दो कैटेगरी में डाला गया, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो सारे खर्चे जिनका बेनिफिट हमें एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलता है, यानी कि जिनका बेनिफिट मुझे 1 साल के लिए ही मिलता है, मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर अंदर उनका जो बेनिफिट है वो ख़त्म हो जाएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि मैंने एक एसेट को ख़रीदने पे किया हुआ खर्चा है, मैंने कार ख़रीदी तो उसका बेनिफिट मुझे कई सालों तक मिलेगा। मैंने कोई मशीनरी परचेज़ कर ली, तो किसी भी एसेट की ऊपर किया हुआ खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या किसी एग्जिस्टिंग एसेट के ऊपर खर्चा कर दें और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, उसकी क्षमता बढ़ जाए प्रोडक्शन की, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। बात समझ में आई बच्चों? तो सेकंड रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का फ़र्क हमें समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉफिट। नेक्स्ट टर्म है बेटा हमारी प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा? द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर इज़ नोन एज प्रॉफिट। मैंने जितना कमाया उस कमाई का अगर खर्च कम किया और कमाया ज़्यादा है तो जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो प्रॉफिट होगा। मतलब सपोज़ करो मैंने 1200 रुपये कमाए और उस अकाउंटिंग पीरियड में मैंने 800 खर्च कर दिए, तो मेरा जो 400 रुपये है वो क्या है, मेरा प्रॉफिट है। बट अगर मैं 800 कमाता हूँ और 1200 खर्च करता हूँ तो मुझे 400 रुपये का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, जो अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ गेन। गेन क्या होगा? गेन मतलब फ़ायदा, वो जो मुझे कभी कभी होता है। सपोज़ करो मैं सड़क से जा रहा हूँ, मुझे अचानक से वहाँ एक वॉलेट मिल गया,
तो ये मेरे को फ़ायदा हुआ। तो गेन क्या होता है, मुझे डेली वॉलेट नहीं मिलेगा, या मैं किसी एसेट को, मेरी एक पुरानी कबाड़ एसेट थी उसको मैंने बेच दिया, उससे मुझे पैसे मिल गए, तो वो मेरा क्या है, गेन। तो गेन क्या होता है, वो जो नॉन रैकरिंग इन नेचर है। नॉन रैकरिंग का मतलब होता है जो कभी कभी होगा। अ नॉन रैकरिंग प्रॉफिट फ्रॉम द इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स। इवेंट्स मतलब कोई भी घटना, और ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन। इंसिडेंटल टू बिजनेस, जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है। तो बिजनेस से जुड़ी हुई किसी भी घटना या किसी भी लेन देन से जो प्रॉफिट मुझे अचानक से होता है या कभी कभी होता है, उसको मेरा क्या कहा जाता है, गेन कहा जाता है। जैसे मैंने किसी एसेट को बेचा, उसकी वैल्यू मुझे बहुत अच्छी मिल गई, जितना अनुमान था उससे ज़्यादा, तो उसको गेन कहा जाएगा। लॉस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। लॉस क्या होगा, जब हम खर्चे ज़्यादा कर दें और हम प्रॉफिट कम कमाएं, ठीक है, मतलब मेरी कमाई कम है और मैंने खर्चे ज़्यादा किए, तो वो लॉस बन जाएगा। नेक्स्ट इज़ गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान। गुड्स का मतलब सामान बेसिकली। सो गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। जिस प्रोडक्ट में हम डील करते हैं वो क्या कहलाता है, गुड्स कहलाते हैं। तो द आइटम्स दैट आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल नॉट फॉर यूज़ इन द बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स। तो जो भी आइटम्स होंगे जिनको मैं बिज़नेस में रीसेल पर्पस के लिए ख़रीद के लेके आया हूँ, जिनको मुझे बिज़नेस में वापस बेच देना है, वो मेरे क्या कहलाएंगे, गुड्स। वो सामान जो मेरे बिज़नेस का फिज़िकल आइटम है जिससे मुझे डील करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ परचेजेस। परचेजेस का मतलब होता है कोई भी सामान खरीदना। यहाँ परचेजेस का मतलब क्या होता है, अकाउंट्स के अंदर हम परचेजेस का मतलब समझते हैं कि वो सारा सामान जो हमने ख़रीदा है रीसेल पर्पस के लिए, वापस सामान को बेचने के लिए, ठीक है। तो द टर्म परचेज इज़ यूज्ड ओनली फॉर द गुड्स प्रोक्योर बाय अ बिजनेस फॉर रीसेल, मतलब केवल वापसी बेचने के उद्देश्य से, ठीक है। बट अगर कोई ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसके लिए रॉ मटेरियल भी क्या है, वो भी क्या कहलाएगा, परचेज़ कहलाएगा। अब बेटा परचेज़ दो तरह की होती हैं, या तो सामान हम नगद खरीदेंगे दैट इज़ कैश परचेज, या सामान हम उधार खरीदेंगे, ठीक है। तो परचेज़ को कितनी कैटेगरी में डाला गया, दो कैटेगरी में, कैश परचेज या क्रेडिट परचेज, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट इज़ परचेज रिटर्न। अब अगर टर्म आती है परचेज रिटर्न, तो हम परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है, वो सामान जो हम खरीद के लेके आ गए और वो वापस हो गया, हमने वापस कर दिया क्योंकि उसमें कोई डिफेक्ट था। तो व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर दे आर नोन एज परचेज रिटर्न। जब सामान खरीदा हुआ वापस किया जाता है बिजनेस से तो उसको परचेज रिटर्न कहा जाता है। और बेटा याद रखना इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। क्या, रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब जो सामान हमने बाहर की तरफ भेजा, बिजनेस से बाहर भेज दिया वापस, ठीक है। दूसरा होता है सेल्स। सेल्स का मतलब कितना सामान या सर्विसेज हमने बेचे। सेल्स आर द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज सोल्ड प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स, या जो भी सामान हमने बेचा है या जो सर्विसेज बेची हैं। सपोज़ करो एक टीचर है, टीचर सामान नहीं बेचता, वो अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, यानी अपनी सर्विसेज को बेचते हैं। कोई दुकानदार है वो सामान बेचता है, तो उनसे बेच के जो भी उनको रेवेन्यू अर्न होते हैं उसको सेल्स कहा जाता है, ठीक है। सेल्स भी दो तरह की हो सकती हैं, या तो सामान नगद बिकेगा कैश सेल्स, या क्रेडिट सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है, वो सामान जो हमने बेच दिया और वो हमें वापस दे दिया गया, ठीक है। सो बेसिकली व्हेन गुड्स सोल्ड गुड्स आर रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर्स ड्यू टू एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकते हैं, उनके पर्पस को पूरा नहीं करते, एक्सपायरी डेट हो सकती है, या उनको वापस ही करना है, तो उसको क्या कहा जाएगा, सेल्स रिटर्न। जैसे इसका दूसरा नाम क्या होगा, जैसे परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहा गया था, इसको बेटा रिटर्न इनवर्ड कहा जाएगा। इनवर्ड मतलब क्योंकि वो सामान बिजनेस में हमारे पास आएगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज डेटर्स। डेटर कौन होगा, किस व्यक्ति को डेटर कहा जाएगा।
बेटा डेटर को हिंदी में कहा जाता है देनदार। देनदार, देनदार का मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मुझे कुछ पे करने के लिए लायबल है, ठीक है। तो डेटर आर द पर्सन और द एंटिटीज टू whom बिजनेस हैज सोल्ड गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। वो व्यक्ति जो इसको मैंने उधार में सामान या सर्विसेज बेचे हैं, ऐसे व्यक्ति को डेटर कहा जाता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जिसको मैंने उधार में या तो सामान बेच दिया है या उधार में अपनी सर्विसेज बेच दी हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? डेटर, देनदार, ठीक है। और ये हमारे बिजनेस की एसेट्स होती हैं। एसेट्स क्यों? क्योंकि ये हमारी संपत्ति है, इनसे जो पैसा हमें मिलेगा वो हमारे बिजनेस के लिए एक एसेट है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं बेटा? अगर डेटर्स देनदार हैं तो क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार, मतलब वो व्यक्ति जो हमसे पैसे लेने के लिए लायबल है। जब मैं किसी को उधार सामान बेचता हूँ और उससे मुझे पैसे मिलेंगे तो वो मेरा डेटर है। तो क्रेडिटर कौन होगा? वो व्यक्ति जिससे बिजनेस ने उधार में सामान या सर्विसेज खरीदे हैं और जिनका पैसा अभी भी हमें देना बाकी है, ठीक है। तो क्रेडिटर मीन्स द पर्सन फ्रॉम whom द गुड्स और सर्विसेज हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। और ये हमारे बिजनेस के लिए बेटा क्या होगा? एक लायबिलिटी होगा, एक कर्जा होगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ बिल रिसीवेबल। बिल का मतलब होता है कोई भी एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। और रिसीवेबल का मतलब क्या होगा? जो हमें मिलना है। तो बेसिकली अगर मैं किसी को उधार में सामान बेचता हूँ तो उसके बदले में जो मुझे क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट जो मुझे पैसा मिलेगा तो उसको क्या कहा जाता है? बिल रिसीवेबल, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? चलिए कुछ और टर्म्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज़ बिल्स पेबल, ठीक है। बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल मतलब जब हमने किसी को सामान ऑन बिल बेचा कुछ क्रेडिट ड्यूरेशन के लिए, कुछ समय के लिए, उधार के लिए, तो उस बिल की पेमेंट जब हमें रिसीव होगी तो वो बिल रिसीवेबल कहलाएगा। वैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब जब मैं एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर 2 या 4 महीने के लिए किसी से उधार खरीदता हूँ तो वो मुझे उसका बिल देता है और उस बिल की जब मुझे पेमेंट करनी होती है तो वो क्या कहलाता है? बिल पेबल, ठीक है। सो बिल पेबल इज़ ऑल्सो एन अकाउंटिंग टर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब जो उधार में आप लेन देन करते हो बिल के थ्रू, ठीक है। और बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ अ बिल पेबल फॉर द परचेजर एट टाइम ऑफ क्रेडिट परचेज। जब सामान उधार खरीदते हो तो उसके बदले में जो आपको पेमेंट करनी होती है किसी भी बिल की तो उसको बिल्स पेबल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डिस्काउंट। डिस्काउंट सब समझते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट या कीमत में कटौती, रिबेट जो आपको दिया जाता है, ठीक है। तो डिस्काउंट इज़ द रिबेट गिवन बाय द सेलर टू द बायर। जब दुकानदार ग्राहक को कीमतों में छूट देता है तो उसको डिस्काउंट कहा जाता है। और डिस्काउंट को बेटा बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब व्यापारिक डिस्काउंट। द पर्पस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज़ टू परसूट द बायर टू बाई मोर एंड मोर गुड। जब आप किसी से थोक में सामान खरीदते हैं, बहुत सारा बल्क परचेजेस करते हैं, तो जो आपको डिस्काउंट मिलता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है, ठीक है। ये बेसिकली किस पे दिया जाता है? आपको बल्क परचेजेस पे दिया जाता है और जो हमें जो सामान हम खरीदते हैं उसका एक एग्रीड परसेंटेज बेसिस पे दिया जाता है कि 10% डिस्काउंट या 20%। याद रखिएगा इसको हम अपनी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स एंड इट इज़ डिडक्टेड इन द इनवॉइस, क्योंकि जब हमें बिल मिलता है तो उसमें ऑलरेडी डिस्काउंट कट के मिलता है, इसीलिए इसको हम अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट होगा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब दुकानदार ग्राहक को अर्ली पेमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसको बढ़ावा देता है कि आप पेमेंट तुरंत कर दीजिए, तो उसको जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको कैश डिस्काउंट कहा जाता है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कैश डिस्काउंट इज़ टू इंकरेज द डेटर टू पे हिज ड्यूज़ प्रॉम्प्टली। टाइमली पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट आपको दिया जाता है वो कैश डिस्काउंट है।
और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अभी एक दो टर्म्स और बची हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म अकाउंट में आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इनकम। तो इनकम क्या है? इनकम प्रॉफिट के जैसी ही टर्म है, बट ये प्रॉफिट से थोड़ा वाइडर टर्म है। ठीक है, इनकम का मतलब क्या होता है? जब आपकी जो वेल्थ है, जो आपने पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है, जो आपके पास धन है, अगर उसमें क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, वो आपकी वेल्थ में क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ आपका धन बढ़ जाए। आपकी कैपिटल जो आपने लगाई थी किसी बिज़नेस में, सपोज़ करो आपने 10 लाख रुपए लगा के बिज़नेस स्टार्ट किया था और आज आपका बिज़नेस 10,000 करोड़ का हो गया है, तो जो आपकी वेल्थ में इंक्रीमेंट हुआ उसको इनकम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ स्टॉक। तो स्टॉक क्या होगा? द गुड्स अवेलेबल विद द बिजनेस फॉर सेल इन अ पर्टिकुलर डेट इज़ नोन एज स्टॉक। वो सामान जो एक पर्टिकुलर डेट पर आपके पास अवेलेबल है बेचने के लिए, उसको स्टॉक कहा जाता है। स्टॉक बेटा बेसिकली दो कैटेगरी का होगा, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग, ओपनिंग का मतलब होता है वो स्टॉक जो मेरे पास 1 अप्रैल को अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में है, और क्लोजिंग का मतलब होगा वो स्टॉक जो मेरे पास 31 मार्च यानी जिस दिन मेरी ईयर एंड हुई उस दिन था। ठीक है, यहाँ ओपनिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई खुला हुआ स्टॉक जो पैकेट में नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आया? नेक्स्ट इज़ कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है बेटा लागत। तो कॉस्ट क्या है? बेसिकली वो लागत जो आपने लगा दी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ताकि आप अपने गुड्स को सेल के लायक बना सकें। ठीक है, तो बेसिकली कॉस्ट क्या है? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग गुड्स टू मेक सेलेबल। किसी भी सामान को सेल करने की स्थिति तक पहुंचाने के लिए जो लागत आप लगाते हैं वो क्या कहलाता है? बेसिकली कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ वाउचर। वाउचर क्या होता है? बिल आपने देखा होगा, तो वाउचर एक प्रकार से बिल को ही वाउचर कहा गया है। तो द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ योर ट्रांजैक्शन, आपने किसी से लेन देन किया है, उसका जो सबूत आपके पास होगा कि प्रूफ जो होगा वो क्या कहलाता है? वाउचर कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? तो वाउचर बेसिकली आपको कब मिलता है? जब आप कुछ सामान क्रेडिट पे ख़रीदते हैं, या आप सामान अगर किसी से ख़रीदते हैं तो जो आपको कैश मेमो मिलता है, कैश बिल मिलता है, या कोई रिसिप्ट जो मिलती है उसको क्या नाम दिया जाता है? वाउचर। ठीक है, तो वाउचर क्या है? बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है तो वाउचर इज़ एन एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज़ जीएसटी। तो जीएसटी क्या है? बेसिकली एक टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। कैसा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जो लगाया जाता है किस पे? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ भी सामान या सर्विसेज अगर हम बेचते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको क्या नाम दिया जाता है? बेसिकली जीएसटी दिया जाता है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की सारी टर्म्स समझ में आई होंगी। ये था हमारा चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स 11th क्लास का। आई होप आपको ये टर्म समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी टर्म समझ में नहीं आई है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9311361340। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आशा करता हूँ आपको आज का सारा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। चलिए एक बार बुक से ज़रूर पढ़ लीजिएगा।